सो हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्यानी एंड वेलकम टू द स्टडी क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी डीएलएड के द्वितीय वर्ष का सब्जेक्ट जिसका नाम है शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास, जिसकी इकाई नंबर 3 यूनिट नंबर 3 है शाला नेतृत्व एवं प्रबंधन। स्कूल को मैनेज कैसे किया जाता है या स्कूल की लीडरशिप कैसे की जाती है और स्कूल को मैनेज कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस यूनिट में हम पीवाईक्यू टाइप्स क्वेश्चंस पढ़ेंगे और गेसिंग क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते इसकी ब्लूप्रिंट की ओर। इसकी ब्लूप्रिंट कुछ इस प्रकार है। इसमें टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस यूनिट में से टोटल 15 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे, मतलब उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, मैच द कॉलम्स हो सकती है, चूज द करेक्ट हो सकते हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो 3 पूछे जाएंगे। 2 मार्क का एक क्वेश्चन जिसमें आपको 30 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। कितने? 30 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। 3 मार्क के 2 क्वेश्चन जिसमें आपको 75 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। कितने? 75 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। और 4 मार्क का एक क्वेश्चन जिसमें आपको 120 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। कितने? 120 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। मतलब ये क्या है, बहुत एक इंपॉर्टेंट यूनिट है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 मार्क के 2 क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहती हूँ। अगर आप एमपी डीएलएड की, मध्य प्रदेश डीएलएड की 100% तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स, पीवाईक्यू टाइप क्वेश्चंस विद आंसर, साथ साथ वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल किए जाएंगे और कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर है। तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है जहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड करके हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है शाला नेतृत्व क्या है, स्कूल लीडरशिप क्या है, इसके प्रमुख गुण बताइए। स्कूल को लीड कैसे किया जाता है उसके बारे में, उसके प्रमुख गुण के बारे में बताइए और वह क्या है। स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्कूल को मैनेज करते हैं या स्कूल की लीडरशिप करते हैं। सॉरी, मैनेजमेंट कहा था मैंने, पर स्कूल की लीडरशिप की बात करेंगे कि स्कूल को लीड कैसे किया जाता है। स्कूल को लीड कौन करता है? जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे स्कूल को लीड करते हैं। साथ साथ टीचर्स लोग और कर्मचारी लोग भी होते हैं। तो पढ़ते इसकी थ्योरी को। शालेय नेतृत्व, स्कूल लीडरशिप का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा स्कूल के नेता, टीचर्स या प्रधानाचार्य और शिक्षक, प्रिंसिपल और टीचर्स एक सकारात्मक शैक्षिक वातावरण रखते हैं। एक पॉजिटिव क्या करते हैं, पॉजिटिव टीचिंग अवेयरनेस होती है या वातावरण वह क्या करते हैं, बनाते हैं या उनमें होना चाहिए स्कूल को अच्छे से लीड करने के लिए। साझा दृष्टिकोण और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं और एक अच्छा गोल क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं स्कूल को लीडरशिप करने के लिए, क्योंकि एक अच्छे वातावरण में ही बच्चा अच्छे तरीके से क्या करेगा, सीख पाएगा बहुत सी चीजें, जिससे छात्रों के सीखने के परिणामों में क्या होगा, सुधार हो। जिसने छात्रों के सीखने के परिणामों में क्या हो, सुधार हो, अच्छा एक सुधार हो और कर्मचारी प्रेरित होकर बेहतर शिक्षण प्रदान कर सके। और टीचर्स लोग क्या मोटिवेट होके बच्चों को अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर सके, जिससे बच्चों को क्या सीखने में बहुत सहायता होगी और बच्चे बहुत अच्छे और प्रभावी ढंग से सीख पाएंगे स्कूल लीडरशिप से। जो कौन करता है, हमारे प्रिंसिपल और टीचर्स और कर्मचारी लोग मिलकर करते हैं स्कूल को लीड। तो इसके जो प्रमुख गुण है कुछ इस प्रकार है। शालेय नेतृत्व के प्रमुख गुण, की क्वालिटीज ऑफ स्कूल लीडरशिप, दृष्टिकोण और दूरदर्शिता। दूरदर्शिता यानी दूर तक और स्पष्ट दूरदर्शिता होनी चाहिए और अच्छा दृष्टिकोण होना चाहिए, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण या अवेयरनेस होनी चाहिए स्कूल को मैनेज या लीडरशिप करते वक्त। प्रभावी संचार, एक अच्छा कम्युनिकेटिव या कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे क्या होगा, अच्छा स्कूल के अच्छे लीड हो सकेगा या उसकी लीडरशिप बहुत अच्छे ढंग से हो सकेंगी। उसकी बात है प्रभावी बुद्धिमत्ता, एक प्रभावी क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता, बच्चों की भावना को बहुत अच्छे से समझना, उसको ही क्या कहते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं, जिससे बच्चे बहुत अच्छे और अच्छे ढंग से क्या करेंगे, सीखेंगे और उनमें क्या बहुत से एक्टिविटी या क्रिएटिविटी क्या होंगी, बढ़ेंगी, जिससे बच्चा बहुत अच्छे और प्रभावी ढंग से सीख पाएगा स्कूल लीडरशिप के द्वारा। यह उसके गुण है। अटूट सीखने की इच्छा,
अगर स्कूल की लीडरशिप अच्छे से हुई तो बच्चे में क्या होंगी, अटूट इच्छा पैदा होंगी सीखने के लिए। सहयोग और टीम निर्माण, सहयोग और टीम निर्माण से भी क्या होगा, स्कूल की लीडरशिप बहुत अच्छे से हो सकेंगी, क्योंकि मिलजुल कर बहुत से कार्यों को क्या किया जा सकता है, पूर्ण किया जा सकता है, संभव होते हैं टीम वर्क से बहुत से कार्य। निर्णायककर्ता और लचीलापन, निर्णायककर्ता और लचीलापन, टीचर्स लोगों को जैसा वातावरण चाहिए या बच्चों को पढ़ने के लिए जैसा वातावरण चाहिए उसके हिसाब से लचीलापन होना चाहिए या मैनेजमेंट होना चाहिए। यह क्या है, स्कूल लीडरशिप के गुण है। समावेशिता मतलब साथ मिलकर एक साथ, समावेशी यानी होता है साथ मिलकर और एक साथ किया गया कार्य, जो स्कूली लीडरशिप का क्या है, गुण है, इंपॉर्टेंट एक गुण है, जिसमें कौन कौन आता है, दृष्टि और दूरदर्शिता, प्रभावी संचार, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अटूट सीखने की इच्छा, सहयोग और टीम निर्माण करना, निर्णायककर्ता और लचीलापन और समावेशिता। यह क्या है, स्कूल मैनेजमेंट के क्या है, प्रमुख गुण है। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है शाला प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट का अर्थ एवं उद्देश्य बताइए। अब स्कूल को कैसे मैनेज किया जाता है, विद्यालय को कैसे मैनेज किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब स्कूल को कौन मैनेज करता है, टीचर्स लोग करती हैं, प्रिंसिपल लोग करते हैं और कर्मचारी लोग मैनेज करते हैं कि बच्चों को किस ढंग से और अच्छे तरीके से हमें पढ़ाना है, कौन कौन से टूल यूज करने हैं और हमारे स्कूल क्या होंगी, बहुत अच्छे लेवल पर क्या होंगी, ग्रो कर सकेंगी। यह किसका कार्य होता है, स्कूल मैनेजमेंट का कार्य होता है। तो पढ़ते इसकी थ्योरी को। शाला प्रबंधन स्कूल मैनेजमेंट का अर्थ विद्यालय के मानवीय, शिक्षक, छात्र और भौतिक भवन, उपकरण, संसाधनों का नियोजन करते हैं। वो क्या करते हैं, टीचर्स लोग, विद्यालय छात्र, शिक्षक और छात्रों, विद्यालय के मानवीय, शिक्षक, छात्र और भौतिक उपकरण को, संसाधन का क्या करते हैं, नियोजन करते हैं, मैनेज करते हैं। छात्रों को मतलब टीचर्स लोग छात्रों को और भवन के उपकरण जो भी टूल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, नियोजन करते हैं, अच्छे से अच्छे संसाधन को क्या करते हैं, नियोजन करके रखते हैं। संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस, निर्देशन और समन्वय करने के शैक्षिक लक्ष्यों को क्या करते हैं, प्रभावी ढंग से प्राप्त करते हैं। पढ़ाने के अच्छे ढंग से क्या करते हैं, पढ़ाने के लिए अच्छे टूल का क्या करते हैं, नियोजन करते हैं, संगठन बनाते हैं और अच्छे से हमारे स्कूल को कैसे आगे बढ़ाया जा सके या ग्रो किया जा सके उस पर क्या करते हैं, काम करते हैं टीचर्स लोग। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, शिक्षा की जो क्वालिटीज होती है उसको सुधारना, सीखने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना, सीखने के लिए बच्चों को जैसा माहौल चाहिए वैसा बनाना। यही क्या है, शिक्षण गुणवत्ता या शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और सीखने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना। यह क्या है, स्कूल मैनेजमेंट का लक्ष्य है या उद्देश्य या गोल है। और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना और अच्छा एक कम्युनिकेशन क्या करना, संचार करना। जब हम एक दूसरे से या बच्चों से बहुत अच्छे से बात करेंगे तब हमारा स्कूल मैनेजमेंट क्या होगा, बहुत अच्छे से हो सकेगा। शाला प्रबंधन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल को मैनेज करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। शैक्षिक गुणवत्ता, शैक्षिक क्या गुणवत्ता, एजुकेशनल क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अनुकूलन वातावरण होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसा वातावरण या टूल की आवश्यकता होती है वो उपलब्ध कराना और हमारे स्कूल को अच्छी तरह मैनेज करना, जिससे हमारे स्कूल क्या होंगी, बहुत अच्छे से ग्रो कर सकेंगी, बहुत आगे बढ़ सकेंगी। नियोजन और संचालन, नियोजन और संचालन क्या करना, बहुत अच्छे से करना। सामुदायिक सहयोग, सहयोग से एक साथ मिलकर बहुत से कार्य को क्या किया जा सकता है, पूर्ण किया जा सकता है। तो इसीलिए सहयोग क्या होंगे, सामुदायिक सहयोग से स्कूल बहुत अच्छे से मैनेज हो सकेगा। एक साथ मिलजुल कर टीचर्स लोग या कर्मचारी लोग एक साथ मिलजुल कर कार्य करेंगे, जिससे हमारा स्कूल क्या होगा, अच्छे से डेवलप या ग्रो कर सकेगा, या स्कूल अच्छी तरह मैनेज हो सकेगा। विद्यार्थी विकास, अब स्कूल शाला मैनेजमेंट की बात कर रही है या विद्यालय शाला प्रबंधन की बात हो रही है, तो वहां कौन जाने वाला है, विद्यार्थी लोग ही जाने वाले हैं पढ़ने के लिए। इसलिए मेन ऑब्जेक्टिव या मेन गोल क्या होता है उसका, कि विद्यार्थियों का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विद्यार्थियों का बहुत अच्छे ढंग से क्या होना चाहिए,
विकास होना चाहिए, जिससे बच्चे बहुत अच्छे ढंग से सीख पाएंगे, उनका बहुत अच्छे से विकास या डेवलपमेंट हो सकेगा। यह भी किसका ऑब्जेक्टिव है? स्कूल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, यह उद्देश्य होता है। तो प्रभावी शाला प्रबंधन के उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। ऐसे लिख लेना आप कि शाला प्रबंधन के उद्देश्य निम्नलिखित है, जिसमें शैक्षिक गुणवत्ता, जिसमें 3-4 पॉइंट लिख लेना आप। उसके बाद अनुकूलन वातावरण, उसमें भी लिख लेना। सेम टू सेम स्टेप आप फॉलो करना। सबसे पहला क्या है? शैक्षिक गुणवत्ता होनी चाहिए, अनुकूल वातावरण होना चाहिए, नियोजन और संचालन होना चाहिए, सामुदायिक सहयोग के साथ कार्य करने चाहिए और विद्यार्थियों का विकास होना चाहिए। यह क्या है? स्कूल मैनेजमेंट का उद्देश्य है या लक्ष्य है या गोल है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है कक्ष प्रबंधन में आने वाली समस्याएं। इस क्लासरूम को कैसे मैनेज किया जाता है और उसमें आने वाली समस्याओं के बारे में इसमें बात करेंगे। तो पढ़ते हैं इसकी थ्योरी को। शिक्षक कक्ष शिक्षण कार्य के समय बहुत सी समस्याओं का क्या करते हैं? सामना करते हैं। टीचर्स लोग इस क्लासरूम को मैनेज करते वक्त बहुत सी समस्याओं क्या करते हैं? सामना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे या कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और बच्चे क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, जो कौन सा काम करते रहते हैं या कौन से काम में वक्त व्यतीत करते हैं या बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं वो, और एक भी बच्चा उसको डिस्टर्ब करने गया तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है? अपने लक्ष्य से, अपने गोल से क्या हो जाता है? डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या पढ़ता नहीं है। तो यह भी क्या है उसका? यह कक्ष में क्या आती है? समस्याएं आती हैं। इस क्लास को मैनेज करने में यह भी समस्याएं आती है। उसके प्रबंधन के लिए स्वविवेक के माध्यम से कई उपाय भी करते हैं। खुद के माध्यम से बहुत उपाय भी करते हैं टीचर्स लोग। कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय उचित संसाधन या व्यवस्था न होने से शिक्षण कार्य में को प्रभावित होती है। पढ़ाते समय मतलब अच्छे टूल ना होने के कारण भी क्या होती है? कक्ष प्रभावित होता है या कक्षा प्रबंधन प्रभावित होता है, क्लास मैनेजमेंट प्रभावित होता है। अच्छे टूल्स ही नहीं होंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो ऑब्वियसली बात है कि बच्चे क्या होंगे या टीचर्स लोग क्या होंगे? यह समस्या का क्या करेंगे? सामना करेंगे क्लासरूम्स में। कुछ शरारती बच्चे जो स्वयं नहीं पढ़ना चाहते, वे दूसरे विद्यार्थियों को परेशान करते हैं। यह तो सही बात है कि कुछ बच्चे खुद भी नहीं पढ़ते और दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते। और बहुत सी समस्याएं कक्ष प्रबंधन के समय उत्पन्न होती है और क्लास को मैनेज करने के लिए ऐसी बहुत सी समस्याओं का टीचर्स लोगों को क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। सबसे पहले क्या आता है उसमें कि कुछ बच्चे खुद भी नहीं पढ़ते और दूसरों को भी पढ़ने नहीं देते। और दूसरा पॉइंट, टूल्स ही अवेलेबल नहीं होते पढ़ाने के लिए या कोई टीचिंग मटेरियल भी नहीं होते पढ़ाने के लिए स्कूल में अवेलेबल। तो उससे भी क्या होगा? हमारा जो क्लासरूम मैनेजमेंट होगा वो क्या होता है? उसमें समस्याएं उत्पन्न होती है या आती है, या हम उस समस्या का क्या करते हैं? सामना करते हैं। और वह समस्या को निपटारा या मैनेज करने के लिए टीचर क्या करते हैं? खुद के माध्यम से भी थोड़े कार्य करते हैं, पर तब भी क्या नहीं होता? वह भी सामना करना, ऐसी समस्याओं का बहुत सी समस्याओं का उन्हें क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है क्लासरूम को मैनेज करने के लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन नेतृत्व को स्विस्तार से समझाइए। अब एजुकेशनल मैनेजमेंट लीडरशिप होती है, उसको क्या कीजिए? विस्तार से समझाइए। तो इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं। शैक्षिक प्रबंधन नेतृत्व एजुकेशनल मैनेजमेंट लीडरशिप का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय के लक्ष्य, शैक्षणिक सुधार और छात्रों का विकास को प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य या नेता द्वारा शिक्षकों, कर्मचारियों और संसाधनों को प्रेरित, निर्देशित और व्यवस्थित किया जाता है। अब एजुकेशनल मैनेजमेंट लीडरशिप कौन करता होगा? अब एजुकेशन की बात हो रही है तो प्रिंसिपल होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, टीचर्स होंगे, कर्मचारी लोग होंगे, वही क्या करेंगे? इसको लीड करेंगे या उसको मैनेज करेंगे। जिसमें क्या होंगे? बच्चों के विकास के बारे में बात की जाएंगी, हमारे स्कूल को कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में बात होंगी, यही इसमें बताया गया है। और हमारे टीचिंग में
हमारे शैक्षणिक सुधार कैसे किया जा सकता है, हमारे एजुकेशन में कैसे सुधार किए जा सकते हैं और बच्चों का विकास किस ढंग से और किस डायरेक्शन में हम क्या कर सके, बच्चों के विकास को प्रभावी ढंग से कर सके या बच्चों का विकास प्रभावी ढंग से हो सके। यह शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और एक सकारात्मक सहयोगात्मक और वातावरण बनाने की क्या है, कला है। टीचर्स की गुणवत्ता या शिक्षा की गुणवत्ता, एजुकेशनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और सकारात्मक एक पॉजिटिव क्या होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए और सहयोगी वातावरण होना चाहिए। सहयोगी यानी एक साथ मिलकर कार्य करना ही क्या होता है, और ऐसा वातावरण होना चाहिए या एक साथ मिलकर बहुत से कार्य किए जा सकते हैं, संपन्न किए जा सकते हैं या पूर्ण किए जा सकते हैं। यह भी क्या होता है, एजुकेशनल मैनेजमेंट लीडरशिप, इस प्रकार हम करते हैं। प्रभावी शिक्षक नेतृत्व के मुख्य गुण कुछ इस प्रकार है। दूरदर्शिता, विजन्स, स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण करना, जो भी गोल्स होते हैं उसका क्या करना, स्पष्ट करना, उसको स्पष्ट निर्धारण करना, उसका चयन करना, असेसमेंट करना या रूपरेखा तैयार करनी विजन के प्रति, हमारे लक्ष्य के प्रति। दूसरा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, सहानुभूति और समझ, मतलब दूसरों के दुख दर्द को बहुत अच्छे से समझना ही क्या कहलाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। उसके बाद आता है संवाद क्षमता, कम्युनिकेशंस, प्रभावी ढंग से संवाद करना, बहुत अच्छे ढंग से कम्युनिकेट करना किसी के भी साथ, क्योंकि लोग हमारे बातों से ही बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं ये व्यक्ति क्या बहुत अच्छा बोल रहा है या इस व्यक्ति के गोल क्या है, स्पष्ट है। शिक्षण विशेषज्ञता, शिक्षा के क्षेत्र में गहरी समझ होनी चाहिए। एजुकेशन में क्या होनी चाहिए, उसकी डीप स्टडी होनी चाहिए या उसको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यह भी क्या है, एक एजुकेशनल मैनेजमेंट लीडरशिप के क्या है, मुख्य गुण है। उसके बाद शैक्षिक नेतृत्व के कार्य, एजुकेशनल जो लीडरशिप होती है उसके क्या कार्य होते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। शैक्षिक वातावरण में सुधार, पढ़ाने के लिए एजुकेशनल वातावरण में क्या होना चाहिए, अच्छा सुधार होना चाहिए। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, पढ़ने की और पढ़ाने की के लिए क्या एक प्रभावी प्रक्रिया या प्रोसेस करना। उसके बाद टीम भावना, टीम यानी ग्रुप या असेसमेंट, टीम या ग्रुप कहते हैं उसको, टीम भावना यानी मिलजुल कर बहुत सारे लोगों का क्या बनाना, टीम बनाना और एक साथ कार्य करना। टीचर्स लोगों को क्या करना, मोटिवेट करना और साझा लक्ष्यों की दिशा में काम करना और हमारे जो गोल्स है उस डायरेक्शन में क्या करना, काम करना। टीचर्स लोगों को मोटिवेट करना और हमारे लक्ष्य या हमारे लक्ष्य के डायरेक्शन में हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। यह भी क्या है, एक शिक्षक नेतृत्व के कार्य है। निर्णय प्रक्रिया, जो हमारे डिसीजंस होते हैं उसकी क्या प्रोसेस होती है। डेटा और प्रतिक्रिया, फीडबैक का उपयोग करके सही निर्णय लेना। जैसे फीडबैक से हमें क्या पता लगता है, जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें हम क्या नहीं है, थोड़े कमजोर है, उसमें क्या देते हैं लोग, हमारा खुद का फीडबैक शेयर करते हैं कि आप ऐसा ऐसा करिए जिससे क्या होंगे, आप बहुत अच्छे से डेवलप या ग्रो कर सकेंगे। यह क्या है, एक फीडबैक से हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो या हम हमारे खुद के अंदर बहुत से कार्यों को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद है संसाधन प्रबंधन, उपलब्ध भौतिक और मानवीय संसाधनों का क्या करते हैं, अनुकूल या उपयोग करना। जो भी रिसोर्सेस होते हैं, भौतिक, फिजिकल और मानव मेड या ह्यूमन मेड रिसोर्सेस होते हैं, उसका क्या करना, अच्छी तरह उपयोग करना। यह भी क्या है, एक शैक्षिक नेतृत्व के क्या है, कार्य कुछ इस प्रकार है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम है दल तैयार करने के सोपान लिखिए। दल यानी होता है टीम या ग्रुप, कि क्या स्टेज है या इसकी सीढ़ी बताइए किस प्रकार है। तो पढ़ते हैं इसके सोपान यानी स्टेज को या सीढ़ी को, कि दल तैयार करने के लिए, टीम और ग्रुप तैयार करने के लिए क्या सोपान होते हैं, या लिखिए। कुछ इस प्रकार है, दल तैयार करने के सोपान कुछ इस प्रकार है या निम्न प्रकार के हैं, ऐसा लिख लेना आप। इसके बाद है उद्देश्यों का निर्धारण करना।
उद्देश्य क्या होने चाहिए, हमारे जो गोल्स होते हैं वो उसका क्या करना, चयन करना, असेसमेंट करना या उसकी रूपरेखा तैयार करनी। उसके बाद है योजना बनाना, उसकी एक प्लान बनाना कि हमें कैसे दल बनाना है, उसका क्या करना, प्लान बनाना, कैसे ग्रुप बनाना है और कैसे हमको वर्क करना है। उसके बाद है संसाधनों का उपलब्धता, जो भी रिसोर्सेस होती है उसकी क्या उपलब्धता होना भी क्या होती है, बहुत जरूरी होता है। उसके बाद है गतिविधि का निर्धारण करना, जो भी गतिविधि क्रिएटिविटीज होती है उसका क्या करना, निर्धारण करना, असेसमेंट करना, चयन करना, उसकी रूपरेखा तैयार करनी। जो भी एक्टिविटीज होती है, गतिविधियां यानी एक्टिविटीज। उसके बाद 5th पॉइंट है दल के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करना। अब दल में जो टीम्स में लोग हैं उनमें कौन कौन सी योग्यता है, उस हिसाब से क्या करना, उनका चयन करना, असेसमेंट करना और उनकी रूपरेखा तैयार करने की हमारे दल को यह लोग किस किस टाइप से क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं या हम खुद में इंप्रूवमेंट इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद है 6th पॉइंट दल नेतृत्व का निर्धारण करना। अब दल को कैसे लीड किया जाता है या उसकी लीडरशिप कैसे की जाती है उसका क्या करना, चयन करना, असेसमेंट करना या उसके प्रति रूपरेखा तैयार करनी कि हमारे दल को हम इस लेवल पर आगे बढ़ा सकते हैं, हम हमारे दल में ये इंप्रूवमेंट करेंगे या इससे हमारा दल क्या होगा, विकसित या विकास हो सकता है इस प्रकार हमारे दल का। तो यह क्या थे, दल तैयार करने की कुछ सोपान कुछ इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहला उद्देश्यों का निर्धारण करना, उसके बाद है योजना बनाना, 3rd पॉइंट है संसाधनों की उपलब्धता, 4th पॉइंट है गतिविधियों का निर्धारण करना, उसके बाद दल के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण, उसके बाद है दल नेतृत्व का निर्धारण। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा। अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आप MP DLED की, मध्य प्रदेश DLED की 100% तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा चैनल या हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू क्लास।